नमस्कार, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में आज हमारे खास मेहमान हैं इंजीनियर अंकुर पांडे सर, फाउंडर एंड डायरेक्टर नेक्स्ट इन क्लासेस। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका गूंज। बहुत बहुत धन्यवाद। गूंज एफएम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया इस मुलाकात में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम बात करने वाले हैं मैथ्स जैसे टॉपिक पर, जिसे लगता है मुझे बचपन में हम सभी को डर रहा है और कहीं ना कहीं मार्क्स भी हमारे इसी की वजह से कटे हैं। तो आज थोड़ी सी बात हो जाए मैथ पर। तो सर, मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, मतलब ओवरऑल हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं सबके मन में एक ना एक क्वेश्चन रहता है मैथ्स को लेकर। तो अगर मैथ्स से डर है तो पहले तो उसे कैसे कम किया जाए? डर, देखो, डर के आगे जीत है, ये वाली बात तो पक्की है। तो डर अगर आपको लग रहा है, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप करने का प्रयास कर रहे हो। तो बेसिकली हमको क्या करना है ना, प्रयास करते रहना है। मैथ्स मतलब प्रैक्टिस। मैं समझता हूँ कोई आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से एक बार बता दे और आपने उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 20-30 क्वेश्चन ठीक से लगा लिए और प्रैक्टिस अगर आपने अच्छी कर ली, तो मुझे नहीं लगता कि मैथ्स में आपको डरने की ज़रूरत है। मैथ्स में डरता वही है जो प्रैक्टिस नहीं करता है जी। ये है। मैथ्स में अगर वही डरेगा जिसने प्रैक्टिस नहीं करी है, कभी मैथ्स उठा के नहीं देखी, खोल के देखी, आप डरते रहोगे, देखते रहोगे, अरे मेरे को नहीं आएगा ये क्वेश्चन, तो वो आएगा ही नहीं आपको। आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि उस क्वेश्चन से थोड़ा लड़ना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप स्ट्रगल करते हो ना, योर माइंड ग्रोज, और जैसे ही आप स्ट्रगल करोगे क्वेश्चन के साथ, आपका माइंड ग्रो करेगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यू विल बी थ्रू। और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये कहावत हम सभी ने सुनी, और मुझे लगता है अगर आप जैसे जैसे इसके साथ काम करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो ये आपको एक अलग पड़ाव पर ले जाएगा। मतलब बचपन में जहाँ एक डर रहता है, वहाँ पे एक नए नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा, जहाँ पर डर खत्म हो जाएगा। और जैसे कि सोने का डर के आगे जीत है, तो जीत जाएंगे हम और आप। सर, इसके अलावा अगर बात करूँ, मैथ्स जैसे होता है ना बच्चों का कि वीक होता है, कहते हैं हम शुरुआत से कि मैथ्स आपका वीक है, तो ऐसे में मैथ्स सुधारने की कोई टिप्स? मैथ्स सुधारने की, मैं तो कहता हूँ ओवरऑल लर्निंग में ही सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि हम लोग बच्चों को क्या बोलते हैं, पढ़ो जी, पढ़ो पढ़ो। पढ़ने का तरीका तो कोई बताता ही नहीं। आपके पेरेंट्स ने आपको जब भी पढ़ाया होगा, जब भी यही बोला होगा, बेटा पढ़ो, किताब लेके बैठो, फिर वो बोलते किताब लेके बैठता है, कुछ करता ही नहीं। रीज़न ये है कि साइंटिफिक, आपको इसका साइंटिफिक वो भी समझना पड़ेगा। साइंटिफिक एक इसका फेस है, उसको भी समझना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो पहले तो उसका इंटरेस्ट कहाँ है। तो कोशिश करें कि जो इंटरेस्ट है ना, उसको थोड़ा थोड़ा बीच में उस सब्जेक्ट्स में कैसे आप मिला सकते हैं। जैसे किसी बच्चे का इंटरेस्ट अगर फुटबॉल में है, तो मैं उससे कुछ 5-7 क्वेश्चन फुटबॉल से रिलेटेड बना के मैथ्स के पूछूंगा, तो उसको इंटरेस्ट बना रहे ये चीज़। और ऊपर से सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है कि भाई कैसे पढ़ें, तो पढ़ने का वो तरीका बताते हैं हम। तो पढ़ने का तरीका मैं आपको बताता हूँ, सिंपल है। लर्निंग आवर्स मॉर्निंग के होते हैं। सबसे ज़्यादा लर्निंग का काम जो भी करना है वो हमें मॉर्निंग में करना है। दिन में और रात को जितना हो सके उतना ज़्यादा समय लेके आप मैथ्स की प्रैक्टिस करें। मैथ्स में कभी ये ना करें कि हम 5 सवाल लगा के उठेंगे कि 10 सवाल लगा के, नहीं, आपको टाइम देना पड़ेगा। आप बोलोगे 1 घंटा है, इस 1 घंटे में चाहे एक क्वेश्चन हो, बट मैं करूँगा ज़रूर, वो 1 घंटा बैठूंगा ज़रूर। इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम विथ मैथमेटिक्स, इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्पेंड टाइम, बस इतना ही है। अगर आप टाइम स्पेंड करोगे उसके साथ, चीज़ें ठीक से होती चली जाएंगी। पढ़ने का तरीका यही है कि आप पढ़ें, चीज़ों को समझें, तो उसके लिए आप एक प्रॉपर टाइमिंग और शेड्यूल बनाएं। इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन जनरल भी आता है, पूछते हैं लोग कि आप क्या समझते हैं, आईएएस वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं, लोग कहते हैं 10 घंटे पढ़ते हैं, हम 13 घंटे पढ़ते हैं जी। वो कैसे पढ़ लेते हैं? तरीका ये है कि आप 10 घंटे नहीं पढ़ते हैं। एक ह्यूमन माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता 45 to 50 मिनट्स जनरली, उसके ज़्यादा नहीं कर पाएगा। 45 to 50 मिनट्स, 50 मिनट्स पढ़िए, 10 मिनट का ब्रेक लीजिए, 1 घंटा हो गया। उस 10 मिनट में अपने भाई के साथ खेलिए, बहन को मारिए, जो भी करना, मतलब लाइक जो भी बच्चों से खेलते हैं आपस में, जैसे बच्चे पढ़ते हैं, बहन के साथ लड़ाए, मम्मी से कुछ पानी वानी पिया, या फिर कुछ मम्मी के साथ में खेला है, वही काम 10 मिनट करके फिर वापस आ जाइए आप। आपका कंसंट्रेशन लेवल वहीं से चालू हुआ, यहाँ पे आप शुरू में थे। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हो, आपका कंसंट्रेशन लेवल गिरता जाता है। वो उसको बनाने के लिए आपको एक 10 मिनट का ब्रेक लेना पड़ेगा। और धीरे धीरे जो लोग पढ़ने वाले होते हैं, वो 50 मिनट के कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाकर 1.5 घंटे तक, 2 घंटे तक लेके जाते हैं। फिर वो गैप्स लेते हैं एंड देन लर्निंग स्टार्ट्स, फिर इंटरेस्ट आता जाता है। और कंप्यूटर में भी हमने देखा है, जब उसका एक्स्ट्रा स्टोरेज हो जाता है ना, तो हमें उससे फॉर्मेट मारना ही पड़ता है। तो थोड़ा सा उन चीज़ों को ध्यान रखिए। ह्यूमन बनिए या मशीन बनने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपकी जितनी कैपेसिटी है आप उतना ही काम कर पाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं। और सर ने आपको टिप्स दे ही दिया है कि 50-10 का रेशियो अगर आप रखेंगे तो बेहतर स्टडी आप कर पाएंगे। सर, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, हमने बात की मतलब पढ़ाई का तरीका क्या होता है,
एक बात करते हैं कि आजकल कोचिंग्स में देखा जाता है नॉर्मली कि बहुत सारे बच्चों का एक बैच बना दिया जाता है। ऐसे में कितना ठीक होता है इन बच्चों को, मतलब एक स्पेशल बैच अगर कहें या इकट्ठा बैठाना कितना सही होता है, क्योंकि हर बच्चे की क्षमताएं अलग होती हैं, सीखने का तरीका अलग होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है ना, एक बैच साइज हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या बैच साइज होना चाहिए। वो बैच साइज है ना कैपेबिलिटी के हिसाब से डिसाइड होता है, तो ज़्यादा बेटर लगता है। इसका कहने का मतलब ये है मेरा कि सब बच्चे की अलग अलग क्षमताएं हैं, पढ़ा हम एक ही चीज़ रहे हैं, है ना। कोई बच्चा किसी चीज़ को बहुत अच्छे सीख जाता है, किसी चीज़ को नहीं सीख पाता है। यहाँ पर असेसमेंट्स काम आते हैं। आप असेसमेंट लीजिए और बच्चों को क्या कीजिए, उस असेसमेंट में जितने उनके मार्क्स आए उस पर नहीं देखिए, उनका जो काम है उसको देखिए। और असेसमेंट है ना, अगर आप पेपर पे लोगे तो आप कभी नहीं कुछ कर सकते। वो असेसमेंट है ना लॉजिकल होने चाहिए, इंटरव्यू बेस्ड होने चाहिए। लाइक मैं अपने बच्चों का इंटरव्यू लेता हूँ, लिटरली इंटरव्यू टाइप, कि बेटा आज तुम मेरा इंटरव्यू लो, तुम मुझसे क्वेश्चन पूछो जो तुम्हारे बचपन के जितने भी हैं लिख के लाओ। तो एक इंटरव्यू सेशन होता है, तो उसमें हम ऐसे ही करते हैं, बच्चों से बोलते हैं तुम लाओ, तुम्हें जो पूछना है हमसे वो पूछो। मैं बैठा हुआ हूँ, मतलब मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, 10 बच्चे बैठे हुए हैं पैनल, मैं एक गरीब आदमी हूँ जिसको कुछ नहीं आता, मैं बैठा हुआ हूँ इस तरह से। और वो 10 बच्चों से बोला यार किसी के क्वेश्चन का एक का मैं जवाब नहीं दे पाया बेटा, मैं सबको पार्टी दूंगा। तो उससे क्या होता है ना, वो 10 बच्चे ना यानी कहाँ कहाँ से मैडम क्वेश्चन पूछते हैं, फिर आप उनकी क्रिएटिविटी देखो। तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो बच्चे को एकदम से ना अंदर से निखारती हैं। फिर वो एक दूसरे के साथ ऐसा टीम काम करते हैं। मैं हमेशा इस बात में कि अलग बच्चों को, जैसे कोई किसी कोचिंग पे ऐसा होता है ना, जैसे या फिर स्कूल्स में भी बच्चे जो अच्छे हैं सिर्फ उन्हीं पर ध्यान दिया जा रहा है। मेरा काम दूसरा है। मैं क्या करता हूँ ना, जो बच्चे जैसे भी हैं ना, जो अच्छे बच्चे भी हैं जो भी हैं, मैं टीम बनाता हूँ, अच्छा, एवरेज, थोड़ा कम एवरेज और उससे थोड़ा सा और डल, चारों की टीम बना के उनको एक टास्क दिया। तो जो अच्छा काम करेगा उससे वो 3 सीखेंगे। तो इस तरह से अगर आप काम करते हो तो आप सबको एक लेवल पे लेके आ सकते हो, सबको लर्निंग अच्छी कर सकते हो। तो इसमें 2 चीज़ होती हैं, एक अचीवर्स वाला वो सेक्शन होता है, तो वो भी चीज़ें हैं, धीरे से आदमी बनता है, अचीव करता है। तो अचीवर अलग चीज़ होती है, और मैं बोलता हूँ ये वाली बात, तो आगे वो भी चीज़ के बारे में बताऊँगा मैं आपको। तो ठीक है, यही है। इसके अलावा सबसे स्पेशल बात जो सर ने बताई, टीम वर्क आप उससे सीखते हैं। और मुझे लगता है कि आज की लाइफ में हमारे लिए, स्पेशली बात करूँ यूथ्स के लिए, टीम वर्क सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ये चीज़ें इस उम्र तक आते आते तब डेवलप होती है जब आप बचपन में इसकी शुरुआत करते थे। तो सर जैसे शिक्षक हैं जो समाज में इस तरह की मतलब सोच के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि आगे और चीज़ें हैं जो बदलने वाली हैं। सर बात करें, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का एक क्वेश्चन रहता है हमेशा कि कैसा इन्वायरमेंट बनाया जाए बच्चों को कि जिससे बच्चे पढ़ने के लिए प्रेरित हों। तो क्या माहौल होना चाहिए, क्या मतलब इतनी तैयारी करके रखें बच्चों का इंटरेस्ट बढ़े पढ़ने के लिए? सबसे पहले तो जो फ़ोन है उसको मैनेज करना पड़ेगा जी। फ़ोन क्या है, बच्चे आजकल पता है क्यों चाहते हैं, क्योंकि उनके माँ बाप चाहते हैं फ़ोन। अगर माँ बाप उनके सामने फ़ोन का यूज़ थोड़ा कम कर दें, मैं बंद नहीं कह रहा क्योंकि वो प्रैक्टिकली नहीं है ना, बच्चा भी फ़ोन का यूज़ करना बंद नहीं कर सकता क्योंकि आज की डेट में वो प्रैक्टिकल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप एक प्रैक्टिकल बात है, मतलब कि आप अगर बच्चे के सामने फ़ोन खुद चलाएंगे तो बच्चा भी प्रेरित होगा, वो भी कहेगा मम्मी चलाती है तो हम क्यों मना करती हैं। तो सबसे पहले तो हमको फ़ोन को मैनेज करना सीखना पड़ेगा कि आज के लाइफ में अपन क्या कर सकते हैं। एक उनको सेपरेट कहीं पर प्लेस देनी पड़ेगी बच्चों को, डेस्क बना के। एक डेस्क सेटअप मैंने अपने बच्चों से हमेशा बनवाता हूँ। तो डेस्क सेटअप आप बनाइए, एक डेस्क रखिए, टेबल रखिए, एक चेयर रखिए, वहाँ पर अपनी किताबें रखिए, सामने चार्ट लगाने के लिए जगह रखिए। तो वहाँ पर क्या होता है ना, एक एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। वो एनवायरनमेंट आप डेस्क सेटअप से ही कर सकते हो। आप डेस्क बनाओ अपनी, वहाँ पर अपनी किताबें रखो, सारी चीज़ें वहीं रखो पढ़ने लिखने से रिलेटेड, क्योंकि जब आप उस जगह पे जाओ तो वो चीज़ भी आपको थोड़ा सा एक 10% एक फील देगा कि आपको पढ़ाई में हेल्प करेगा जी, है ना। लाइक वो आपको एनवायरनमेंट बनता है ना, जैसे अपन जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं आप खाने, और वहाँ पर है ना मतलब गंदी सी बेंच जली हुई है, और एक बढ़िया आप कहीं पे जा रहे हो, वहाँ पे ना वो बेंच साफ़ है, बेंच वही है, वो साफ़ है, आप कहाँ बैठोगे, आप गंदी पे तो नहीं बैठोगे ना। और ये भी है कि कहीं रेस्टोरेंट है वहाँ पे सेल्फ सर्विस है, तो आप जा रहे हो, आप खुद गंदा बंदा, एक में बढ़िया सर्विस है अच्छा है, और एक में सर्विस है लेकिन सर्विस ख़राब है। क्या इन तीनों में चेंजेस है? चेंजेस सिर्फ इतना सा है एनवायरनमेंट का। वहाँ पे एनवायरनमेंट जो है आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप दोबारा नहीं जाओगे, भले खाना भी कितना भी अच्छा हो। तो वो एनवायरनमेंट हमको घर पे क्रिएट करना पड़ेगा, बच्चों को देना पड़ेगा, कि बच्चों को बताना पड़ेगा, और उनके डेस्क सेटअप से हमको उन्हीं को साफ़ करवाना है। खास बात वही अपना डेस्क सेटअप साफ़ करें, यानी कि मम्मी कर रही हैं। डेस्क पे बच्चा अपने सेटअप को साफ़ करेगा, उससे प्यार करेगा, तो धीरे धीरे उसका पढ़ाई के प्रति भी रुझान बढ़ेगा। ये एक ऐसी बात है जो मुझे ही लगता, मतलब शायद सभी जानते होंगे लेकिन शायद मतलब कभी फॉलो नहीं करते।
लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेस्क सेटअप। और ये बड़े बुजुर्गों की कहानी है, मतलब बड़े बुजुर्ग बोलते हैं एक जगह होनी चाहिए आपकी, यहाँ पे आप पढ़ो, और पढ़ने की जगह पर ही पढ़ा जाए तो वहाँ पे दिमाग जाना लगता है, फिर ऐसी साइकोलॉजी बन जाती है हमारी। ऐसा नहीं है कि ऐसा होता है, लेकिन वो साइकोलॉजी बन जाती है। तो बच्चे कई मैंने ऐसे देखे हैं जो IITs में भी मेरे कई बच्चे हैं, तो वो भी अपने क्या करते हैं, घर से टेबल वेबल सोचते हैं कि सर उठा के ले जा नहीं सकते हम, नहीं तो मज़ा तो हमें अपनी टेबल पे ही आता है। लेकिन वो पढ़ते पढ़ते फिर वो आदत पड़ जाती है, और बच्चे जब तक बड़े हो जाते हैं, एक्चुअली ये माहौल ज़रूरी है अभी देना, शुरुआत में थोड़ा ज़रूरी है। शुरुआत में उनको बताना ज़रूरी है कि ये सब करने से बेटा, ये डेस्क साफ़ करना भी उन्हीं को ज़रूरी है। ये ऐसा नहीं है डेस्क उसी पे पढ़ें, उसी को साफ़ भी करें, उसको स्वच्छ रखें, और जब उस पे जाएंगे वो वहाँ पे एक हो सके तो जिसको भी भगवान को मानते हो तो भगवान की तस्वीर हो, है ना, तो उससे ये सब इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। इन्वायरमेंट क्रिएट होगा तो आपके थॉट्स अच्छे होंगे, थॉट्स अच्छे होंगे तो आप बढ़िया पढ़ोगे जी। और पॉजिटिव वाइब्स जब आप क्रिएट करते हैं अपने आसपास, तो पॉजिटिविटी आप में खुद में आती है। और स्पेशली बात करें, बचपन में हमने और आपने फील किया होगा, अगर हम बेड पे पढ़ने बैठते थे तो वो कब बैठा हुआ कब लेटा हुआ हमारा हो जाता था, हम नहीं समझ पाते थे, क्योंकि कब पोजीशन चेंज हो जाती है, बैठते बैठते लेट जाते हैं और सो जाते हैं। तो जैसा कि सर ने कहा, थोड़ा सा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे आप, तो आपको खुद में चेंजेस लगेंगे, साथ ही एक पॉजिटिव वाइब भी आएगी पढ़ने के लिए कि आपको पढ़ने बैठना है। इसके अलावा सर बात करूँ, कई पेरेंट्स का सवाल रहता है कि जब बच्चे लर्निंग प्रोसेस में होते हैं, एवरेज स्टूडेंट रह गया कोई बच्चा या उसके इतने ही मार्क्स आए, तो क्या कोई एवरेज स्टूडेंट अचीवर या फिर टॉपर बन सकता है? हाँ, ये बहुत गलत धारणा है कि देखो मेरे यहाँ पे टॉपर्स अलग होते हैं और मैं अचीवर्स अलग बोलता हूँ जी। मेरे यहाँ पे एक बच्ची अभी बॉक्सिंग में ऑल इंडिया ब्रॉन्ज लेकर आई है जी। उसकी मम्मी, वो 10th में थी, अनन्या, मैं नाम लेता हूँ बिल्कुल, अनन्या, तो अनन्या यादव है। तो उसकी मम्मी, वो पिछली बार उसने क्या किया था, एक हरियाणा वाली लड़की को हरा के, हरियाणा की लड़की मतलब लाइक हरियाणा में तो स्पोर्ट्स का कल्चर है, उस लड़की को जब उसने हराया और मुझे बताया कि मतलब सर मैं उसको हरा के आई हूँ हरियाणा से, और मेरा है ना नेशनल में हुआ है, मतलब नेशनल में, मतलब थी वो लड़की हरियाणा की, लेकिन यहाँ पे KV कहीं पे पढ़ती होगी, तो अच्छी मतलब थी दमदार वो जी। ठीक है, शुरू करूँ ना, मतलब चल रही ओके। तो लाइक अनन्या यादव मेरी स्टूडेंट है जो कि ये KVs में पढ़ती है, तो उसने है ना नेशनल में अभी ब्रॉन्ज लेकर आई है वो। तो उसको मैंने बोला मतलब लाइक कि क्या तुम्हारी प्रॉब्लम है, तो बोले सर वो मम्मी नहीं खेलने देती। तो उसकी मम्मी का लिटरली मेरे पास फ़ोन आया, बोले सर आप इसको क्यों उकसा रहे हो। मैंने कहा उकसाने वाली क्या बात है, उसने हरियाणा की लड़की का मुंह तोड़ के, मैंने कहा ये अपॉर्चुनिटी हासिल की है, मैंने कहा खेलने दो उसे। बोले तो सर इसका मुंह टूट जाएगा पढ़ाई में। मैंने कहा वो मैं संभाल लूँगा, आप उसकी चिंता मत करो। मैंने कहा उसकी पढ़ाई मैं संभाल लूँगा, आप उसको स्पोर्ट्स के लिए भेजो। अभी 7-10 दिन पहले की बात है, उसको ब्रॉन्ज मेडल मिला है नेशनल जी। तो ये है अचीवर मेरे लिए। टॉपर हैं मेरे पास, जो टॉप करते हैं क्लास में, वो टॉपर हैं। जो टॉपर हैं वो अपनी लाइफ में अपने अकॉर्डिंग कुछ कर लेंगे, बट अचीवर वो है जो पढ़ाई के अलावा भी अन्य एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होके और अच्छा कर ले। और लोग आज गलत करते हैं कि टॉपर्स को अचीवर बैच में डालते हैं, समझ नहीं आता कैसे। लाइक शायद उनके लिए वही अचीवमेंट होगा। अचीवमेंट अलग है, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग है, कैपेबिलिटी अलग है। किसी बच्चे की कैपेबिलिटी और कैपेसिटी पे कभी किसी को कोई शक नहीं करना चाहिए। आप बस उससे जितना ज़्यादा बात करोगे, मेरे बारे में खास बात है, मैं बच्चों की सुन लेता हूँ। वो बस बैठ जाए मेरे पास और वो सुनाते रहे, बस सुनाते रहे मेरे को, सर मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, हाँ बेटा ठीक है, और बताओ क्या हुआ, ये हुआ वो हुआ सर इस वजह से। मैंने कहा हो गया तेरा, बोले हाँ सर हो गया। तब मैं उसको बताता हूँ अब ये सब सारी चीज़ें छोड़ दे, इस चीज़ पे कंसंट्रेट कर। तो उनको ये लगता है कि ना मेरी मम्मी ने मेरी सुनी, ना मेरे पापा ने सुनी, ना स्कूल में किसी ने सुनी, ना अभी तक यहाँ पढ़ा, ना बहन ना भाई, कोई सुन नहीं रहा मेरी, सर ने मेरी सुन ली। तो बस वहाँ से शुरू हो जाता है कि नहीं सर ने सुन ली है तो सर कुछ बोल रहे हैं तो मैं करूँ। तो वो धीरे धीरे वो एवरेज बच्चा भी थोड़ी कोशिश करता है जी। तो आगे बढ़ता है। हमारा काम ये है कि समानता आ जाए और एक लेवल आ जाए। हर बच्चा कोई अगर लेवल कम है उसका तो उसका लेवल बढ़ जाए, जिसका लेवल अच्छा है भगवान अच्छी बात है, तूने उसको अच्छा दिया है तो। लेकिन पैशन को जब आप प्रोफेशन बनाते हैं तो डेफिनेटली आप अपनी फील्ड में बेहतरीन हो जाते हैं, बेहतर से बेहतरीन हो जाते हैं। और यही बात पैशन की होती है, जब आप किसी चीज़ को पैशन के साथ करते हैं तो छा जाते हैं। जैसे कि सर ने एग्जांपल दिया अपने स्टूडेंट का, और सर जैसे मुझे लगता है सर आप जैसे जो टीचर्स हैं वही सच्ची में गुरु कहलाते हैं, जो समाज को एक नई दिशा देते हैं। टैलेंट के साथ साथ पढ़ाई है, लेकिन आप जब अपने हुनर को आगे लेके जाते हैं तो वाकई में हम एक नए देश का निर्माण करते हैं, नए भारत का निर्माण करते हैं। इसके अलावा अगर बात करूँ सर, कंसिस्टेंसी और टैलेंट,
इन दोनों के बारे में हाँ। हमने आपके शॉर्ट्स पर बहुत देखा है। इस बारे में कुछ जो हमारे लिसनर्स के साथ आप शेयर करना चाहें। मैं तो आई ऑलवेज प्रेफर द कंसिस्टेंट स्टूडेंट ओवर द टैलेंटेड वन। टैलेंटेड वन क्या होगा ना, थोड़ा सा लेजी हो जाता है। जैसे टैलेंटेड होगा ना, उसको लगेगा मैं यार मैं तो सर कर लूँगा ना, मैं तो कर लूँगा, मैं तो हाल 15 मिनट में कर लूँगा। मुझे कंसिस्टेंट बच्चे पसंद हैं, जिनका काम है ना बराबर चल रहा है। वो भले ही थोड़े वीक भी है ना, लेकिन वो मेरे को काम प्रॉपर करके दिखा रहे हैं। तो वो हमेशा ये मतलब एक मेरा प्रैक्टिकल किया हुआ है ये, कि जो टैलेंटेड बच्चा होता है ना, वो उस हिसाब से मार्क्स नहीं ला पाता जिस हिसाब से कंसिस्टेंट ला पाता है। तो मैं अपने टैलेंटेड बच्चों को, या फिर जो भी लोग सुन रहे हैं, मैं चाहता हूँ टैलेंटेड लोग प्लीज़ थोड़ा सा कंसिस्टेंट और हो जाओ, क्योंकि तुम अगर कंसिस्टेंट होगे तो तुम क्या कर दोगे। और जो कंसिस्टेंट वाले हैं वो तो कमाल करते हैं। तो ये चीज़ तो है। कंसिस्टेंट का मतलब ये आप निरंतर किसी चीज़ पे काम कर रहे हो लगातार। मैंने आपको बोला 10 क्वेश्चन, तो आपको वो 10 क्वेश्चन लगातार करते चले जाना। टैलेंटेड क्या बोलेगा? टैलेंटेड बोलेगा मेरे पे अभी परसों का टाइम है, आज के 10 कल के 10 इकट्ठे कर दूंगा। वो टैलेंट है जी। और कंसिस्टेंट क्या है? सर ने बोला रोज़ 10, तो ये 10 हो गए, 11वां कर लेता हूँ, सर खुश हो जाएंगे। और फिर दूसरे दिन फिर से 10 और 11वां कर लेता हूँ, तो वो 2 कदम आगे निकल गया। टैलेंटेड वाला क्या सोचेगा? सर 18 कर दिए सर, अब 2 घंटे ठीक है यार सर, आ गए ठीक है अब, क्योंकि वो टैलेंटेड है ना। और मैं उससे पूछूंगा ना टैलेंटेड को पकड़ नहीं पाओगे आप जी। क्योंकि टैलेंटेड जो होगा ना वो निकल लेगा कैसे भी। टैलेंटेड का टैलेंट कभी आप मतलब वो तो टैलेंट है ना उसका, वो तो कमाल करता है वो, तो उसको नहीं पकड़ सकते आप। लेकिन कंसिस्टेंट जो है उसको आप ग्रो करा सकते हो उसकी, क्योंकि ग्रोथ आपको दिखती है, वो क्या है उसकी कैपेबिलिटी आपको दिखती है। कंसिस्टेंट थोड़ा टैलेंटेड बंदा जो हो तो अपन ये सोचते हैं अरे इसको तो आ ही जाएगा, वो वाली चीज़ हो जाती है। और बचपन में कछुए और खरगोश की कहानी हम सभी ने सुनी है, तो देखते हैं अंत में कछुआ ही जीतता है। तो कंटिन्यू किसी चीज़ को अगर आप कर रहे हैं तो लगातार करते रहिए, निरंतर अपना प्रयास। नो डाउट टैलेंटेड तो खरगोश था लेकिन प्रयास कछुए का बेहतरीन था। तो इसके असर आज हमने आपसे बहुत सारी बातें की, मैथ्स के बारे में बहुत जाना। ग्वालियर के जितने पेरेंट्स हैं, मुझे लगता है मैथ्स को लेकर जितनी क्वेरीज उठ रही होंगी वो शांत हो गई होंगी। जाते जाते ग्वालियर वासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चे पे प्रेशर डालने के अगर पढ़ाया तो क्या पढ़ाया जी। सिंपल है, उसको एक अच्छा सा एनवायरनमेंट दो घर पे, अच्छे एनवायरनमेंट वाली जगह पे भेजो, यहाँ पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हो। यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं लगा हुआ है यार, आपको भी नहीं पता आपका बच्चा क्या कैपेबल है। मेरा स्टूडेंट नासा में है, वो मेरे को नहीं पता था, उसने एक दिन 12 बजे मुझसे रात को कॉल करके पूछता है, मतलब 12 से 2 बजे होंगे, मैं शुरू ही किया था, तो मुझसे पूछता है कि सर मेरे को है ना दिमाग ख़राब हो रहा है। मैंने क्या हो गया? बोले सर मेरे को, मैंने कहा क्या करना क्या है तुझे लाइफ में? बोले सर मेरे को नहीं करना IIT। मैं तुझे करना क्या लाइफ में? मैंने कहा तू एक बात बता तुझे क्या करना है, व्हाट इज़ द क्रेजीएस्ट थिंग दैट यू वांट टू डू? तो उसने बोला मेरे को एक ऐसी डिवाइस बनानी है जो पूरा परमाणु बम की एनर्जी सोख ले। मेरा मुंह खुला रह गया। फिज़िक्स का एक कॉन्सेप्ट हो भी सकता है, रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन वो अभी फिजिबल नहीं है। लेकिन वो तो बच्चा है ना, 10वीं क्लास के बच्चे से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? सही है। वो ऐसा क्वेश्चन का इस तरह का आंसर दिया, तो मैंने उसको बोला कि तुम्हें तो बेटा साइंटिस्ट बनना चाहिए, तो IISc बेंगलोर जाओ, आप तिरुवनंतपुरम जाओ। तिरुवनंतपुरम में गया वो, तिरुवनंतपुरम, तो वहाँ IISc में था वो, तो वहाँ से उसने किया। वहाँ से IISc का क्या है, वो इसरो में ले लेते हैं सीधा जी। हाँ, तो बस आगे बढ़ रहा है अभी, शायद कहीं अभी अब्रॉड ही है। अच्छा है, बढ़िया है। मैं बस यही कहूँगा कि आप अपने बच्चे को मतलब उड़ने दो, है ना, लेकिन हाँ वॉच जरूर रखो, वॉच रखना बहुत ज़रूरी है, ज़माना ख़राब भी है जी। ठीक है। और जैसे कि सर ने कहा टाइम पर बात अपने बच्चों से जरूर करते हाँ, हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट अच्छा होना चाहिए। आप बात नहीं करेंगे तो आपके बच्चे को सुनेगा कौन? और एक उम्र की इस पड़ाव पे जरूरत होती है कोई ऐसा आपके साथ हो जो आपकी बात को सुने, समझे। रिएक्शन से पहले एक बार एक्शन उसका देख लें, क्या वो कहना चाहता है, क्या वो आपसे चाहता है। एक बात और इसमें एक बात और, अगर आपको मतलब कोई सुनने वाला नहीं है तो आप मेरे फेसबुक पेज पे चले जाओ और मेरे को, या फिर इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी सर्च कर लो अंकुर सर, मिल जाऊंगा मैं, गूगल पे भी मिल जाऊंगा। आप मुझे सुना दो, मैं सुनने को तैयार हूँ आपकी कोई भी बात, ठीक है। और एक बहुत पहले कैंपेन भी चला था, स्पीक अप बिफोर यू गिव अप। तो थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा सोचें और अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली नेचर रखें, क्योंकि बदलते टाइम में ना बहुत सारी चीज़ें बदली और इस एक चीज़ में ना पेरेंटिंग भी बदली है। तो अपनी पेरेंटिंग को थोड़ा आज के ज़माने के साथ अगर आप कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली अपने बच्चों के साथ बॉन्ड बहुत बेहतर करेंगे। तो एक मुलाकात में ये था आज का सफ़र। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ, तब तक कहीं मत जाइए।